हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद हनफ़ी। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट केस की बात करने वाले हैं। केस का नाम है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह। 2025 का केस है सुप्रीम कोर्ट। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट इशू किया गया, कंसीडर किया गया कि ओमिशन टू स्टेट नेम ऑफ द एक्यूज्ड इन द एफआईआर इज़ रेलेवेंट होगा। मतलब एफआईआर में एक्यूज्ड का नाम ना लिखना क्या एफआईआर को ख़राब कर देगा? क्या ये फैटल होगा प्रोसिक्यूशन केस के? क्या ये फैक्ट रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो अब हो गया है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। पहला है रेलेवेंट फैक्ट और दूसरा है एफआईआर। एफआईआर को हम बहुत अच्छे से करेंगे, पहले रेलेवेंट फैक्ट को बात कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट क्या होता है? फैक्ट की डेफिनेशन हमारे पास दी गई हुई है। फैक्ट की डेफिनेशन दी गई है 2F में ऑफ बीएसए। क्या कहता है? कहता है एनीथिंग, एनी स्टेट ऑफ थिंग, एनी रिलेशन ऑफ थिंग विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड। मतलब कुछ भी जो हम उसे महसूस कर सकें, उसे छू सकें, उसे देख सकें, वो फैक्ट है। और इसका क्लॉज 2 बताता है कि एनी पर्सन, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज़ कॉशियस। और कोई मेंटल कंडीशन भी अगर कोई की है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो भी फैक्ट है। कि मतलब जब वो इंसान, जैसे अगर एग्जांपल लें कि ए ने बी का मर्डर किया और वो घर जब पहुंचा अपने, तो वो रो रहा था। तो रोना क्या है? मेंटल कंडीशन है। तो ये क्या हो गया? ये भी फैक्ट है कि हाँ, वो घर गया, वो घबरा रहा था, वो रो रहा था, वो चिल्ला रहा था। तो ये हो गया फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? रेलेवेंट फैक्ट 2K में दिया हुआ है। रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं? जो सेक्शन 3 से सेक्शन 50 के अंतर्गत रेलेवेंट डिक्लेयर कर दिए गए हैं ऑफ बीएसए, वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं? वो फैक्ट जो इशू में होते हैं। ये तो बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे आप बेसिक क्लियर करके चलें इस केस के रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है आपके लिए कि एफआईआर क्या होती है और एफआईआर क्यों इम्पॉर्टेंट है। रघुवीर सिंह याद कर लीजिए आप। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की, क्योंकि सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 9 कहता है, सेक्शन 9 यूजुअली होता है प्ली ऑफ एलिबाई। क्या होता है? प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई माने होता है एल्सवेयर, कहीं और। वो सेक्शन 9 यूज़ किया जाता है प्ली ऑफ एलिबाई के लिए। ये कहता है कि फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, फैक्ट विच दो नॉट रेलिवेंट बट बिकम रेलिवेंट। वो फैक्ट जो रेलिवेंट नहीं थे बट वो जो रेलिवेंट नहीं थे वो रेलिवेंट हो जाएंगे। कैसे? 2 तरीके से। अगर वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, किससे? फैक्ट इन इश्यू से या रेलिवेंट फैक्ट से। अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एफआईआर के बारे में, क्योंकि एफआईआर का यहाँ पे जिक्र हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है एफआईआर को जानना। तो एफआईआर होती क्या है? एफआईआर ना ही हमारे सीआरपीसी में और ना ही हमारे जो अब सीआरपीसी को रिप्लेस करके एक्ट लाया गया है, कोड, वो है बीएनएस। ना ही सीआरपीसी ना ही बीएनएस में एफआईआर नहीं डिफाइन था। एफआईआर डिफाइन नहीं था, लेकिन ये यूज़ था अंडर सेक्शन 230 ऑफ बीएनएसएस। ये यूज़ है कि एफआईआर डॉक्यूमेंट, जब सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये तो दूसरी बात हो गई। एफआईआर होती कहाँ है? जो स्टेटमेंट 173 में रिकॉर्ड करी जाती है, सेक्शन 173 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एफआईआर। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किसे? पुलिस ऑफिसर को। और वो क्या करती है? वो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाती है। मतलब उससे क्रिमिनल जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो मोशन में आता है। ठीक है, अब एफआईआर कौन कर सकता है? तो अगर हम एफआईआर कौन करने की बात करें कि हु कैन लॉज एन एफआईआर, तो एनी पर्सन, एनीवन। वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि विक्टिम ही एफआईआर लॉज करेगा या कोई जो है इन्फॉर्मेंट है वही लॉज करेगा। एनी पर्सन लॉज एन एफआईआर हु हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर लॉज होती है किसके लिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। किसके पास होती है? पुलिस ऑफिसर से। ठीक है, अब क्या लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी? क्या लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज़ मैंडेटरी? ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सबको आते हैं, बस मैं एक रिवाइज़ करा रहा हूँ। लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज़ मैंडेटरी। तो हमारे पास ललिता कुमारी की जजमेंट थी। कौन सी? ललिता कुमारी की जजमेंट थी, जिसमें कहा गया था कि यस, लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज़ मैंडेटरी। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रिफ्यूज़ टू लॉज एन एफआईआर, है ना? अगर ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन
अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील कर रही है, कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील कर रही है, तो पुलिस ऑफिसर इज अ ड्यूटी बाइंड टू लॉज एन एफआईआर। ये ललिता कुमारी में बोला गया था। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर मना कर दे कि मैं नहीं करूँगा, जो कि वो लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने डाटा मतलब डाटा उनका बढ़ेगा ना, क्राइम रिपोर्ट बढ़ेगी तो उन्हें फटकार पड़ेगी, तो इसलिए वो रिलेक्टेंट होते हैं टू लॉज एन एफआईआर। अगर वो मना करते हैं तो हमारे पास रेमेडी दी गई हुई है 173 क्लॉज 4 में, जो कहता है कि भाई आप कंसर्न्ड एसपी के पास जाइए और अपनी एप्लीकेशन लगाइए कि हमारी एफआईआर लॉन्च नहीं करी गई है, प्लीज़ गिव द डायरेक्शन टू द एसएचओ और दी पुलिस ऑफिसर कंसर्न टू लॉन्च एन एफआईआर। मतलब आप एसपी के पास जा सकते हैं 173 क्लॉज 4 में। अगर एसपी भी आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं या कोई सूटेबल एक्शन नहीं लेते हैं, देन यू कैन प्रेफर एन एप्लीकेशन बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3, बट दिस एप्लीकेशन हैज़ टू बी कंप्लाइड विद एन एफिडेविट है ना, विद एन एफिडेविट ऑफ एसपी कि आप एसपी के पास गए थे। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते कि आप गए पुलिस ऑफिसर के पास और पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया तो आप तुरंत पहुंच गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे। यू हैव टू कंप्लाई द प्रोसीजर कि आप पहले पुलिस पे जाएं, पुलिस नहीं जा रही तो एसपी पे जाएं, एसपी नहीं जा रहे तो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जाएंगे। क्यों? ये आई थी हमारी जजमेंट प्रियंका श्रीवास्तव की जजमेंट थी, जिसमें कहा गया था कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम होता है भाई कि जुडिशली मैटर डील करें, वो केसेस को डील करेगा, वो लॉजिंग ऑफ एफआईआर को थोड़ी देखेगा। लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। और सेक्शन आर्टिकल 50 क्या बताता है? आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। कहता है आर्टिकल 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हम सेपरेट करेंगे। ये डीपीएसपी में है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रियंका श्रीवास्तव की जजमेंट आई थी, उसमें कहा गया था कि भाई पहले आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है। एफआईआर क्या है हमने देख लिया कि हु कैन लॉज एन एफआईआर। हमने देख लिया कि लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज़ मैंडेटरी और नॉट, मतलब वहाँ पे शैल वर्ड यूज़ हुआ है तो ये मैंडेटरी ही है। अब अगर हम बात करें कि एफआईआर कहाँ लॉज हो सकती है, वेयर इट कैन बी लॉज्ड, कहाँ लॉज हो सकती है? तो एनीवेयर। कहाँ? एनीवेयर। क्यों? क्योंकि अब अंडर सेक्शन 173 उन्होंने यूज़ किया है टर्म इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। क्या यूज़ किया है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। मतलब हमें एरिया से मतलब नहीं है। अगर आपके साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप ये इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ पे चले जाएं? आप ये इन्फॉर्मेशन लेके पुलिस ऑफिसर के पास चले जाएं। पुलिस ऑफिसर आपको आपकी एफआईआर लॉज करेगा। बट अगर वो मतलब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ऑफेंस हुआ और मैं इस वाले पुलिस स्टेशन में जाके यहाँ की घटना को यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला कहेगा कि मेरे एरिया में नहीं है, लेकिन ये एफआईआर नहीं लॉज करेगा, ये लॉज करेगा ज़ीरो एफआईआर। अब ज़ीरो एफआईआर होती क्या है? ज़ीरो एफआईआर में बस नंबर आपको नहीं देते हैं एफआईआर नंबर को, ये वाला एरिया का पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर करेगा ज़ीरो एफआईआर और वो फॉरवर्ड कर देगा जहाँ पे ऑफेंस हुआ है। ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। समझना आपको क्या है कि एफआईआर कहाँ लॉज हो सकती है? तो कहीं भी लॉज हो सकती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। अब डिले इन लॉजिंग एफआईआर, क्या ये फैटल होता है? क्या हमारे पास अगर दोपहर में हमारे पास जो है ऑफेंस हुआ और हमने शाम 7 बजे जाके हमने जो है एफआईआर लॉज कराई, क्या ये जो हमने डिले किया 5 घंटे का, कि यह फैटल होगा? डिले इन लॉजिंग एफआईआर क्या फैटल होती है? तो मेरे पास जजमेंट आती है विष्णु देव की। किसकी? विष्णु देव की, जो कि 1992 की जजमेंट है। इसमें कहा जाता है डिले इन लॉजिंग एफआईआर ऑफ्टन रिजल्ट इन एम्बेलिशमेंट। मतलब कि अगर आप डिले कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है, या इस बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप आफ्टर थॉट उसमें लगाएंगे, आप उन चीज़ों को एग्जैजरेट करेंगे, आप बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बताएंगे, आप लोगों से कंसल्ट करेंगे कि किसे हम इम्प्लीकेट करें, और हो सकता है कि आप फॉल्सली इम्प्लीकेट करें। क्योंकि अगर नॉर्मल प्रूडेंस के तरीके से देखा जाए तो किसी के साथ ऑफेंस होता है वो तुरंत सीख करेगा कि रेमेडी हमारे पास हो, और रेमेडी क्या है कि पुलिस ऑफिसर के पास जाइए आप और अपनी एफआईआर लॉन्च कराइए। तो विष्णु देव में एक प्रिजम्पशन रेज बनाई गई थी कि अगर डिले इन लॉजिंग एफआईआर हुई है तो ऑफ्टन रिजल्ट एम्बेलिशमेंट, है ना। लेकिन अगर आपने ये डिले को एक्सप्लेन कर दिया
कि नहीं सर, मेरे पास सफिशिएंट रीज़न थे, इस वजह से मैं नहीं आ पाया तुरंत, तो आपके केस पे कोई फैटल नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या रूल है कि डिले इन लॉजिंग एफआईआर इज़ नॉट अ फैटल, इज़ अ क्यूरेबल डिसीज़। क्या है? क्यूरेबल डिसीज़ है, डिफेक्ट है, क्यूरेबल डिफेक्ट है जिसे सही किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लंबा डिले है तो ये ऑफ्टन रिजल्ट इन एम्बेलिशमेंट विच इज़ अ क्रिएचर ऑफ आफ्टर थॉट, एंड ऑन अकाउंट ऑफ डिले द रिपोर्ट नॉट ओनली ब्रेफ्ट द डिसएडवांटेज ऑफ स्पॉन्टेनिटी but danger creeps in of the introduction of colored version, exaggerated account and concurrent story as a result of deliberation and consultation. And for these reasons it is essential that the delay in lodging FIR should satisfactorily be explained. ये विष्णु देव वर्सेस स्टेट 1982 की जजमेंट थी, उसका मैंने आपको पढ़ा। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द एविडेंशियली वैल्यू ऑफ द एफआईआर, कि एफआईआर की वैल्यू क्या है, एफआईआर की क्या मतलब वैल्यू है। इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? एफआईआर, अब सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होते हैं? वो एविडेंस सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होता है? वो एविडेंस जो कन्विक्शन करा दे, वो एविडेंस जो कन्विक्शन करा दे या एक्विटल करा दे, वो होता है सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन एफआईआर क्या नहीं होती है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे एफआईआर, क्योंकि वन वर्जन होता है ना एफआईआर। जैसे तुम, एक बंदा है, एक के खिलाफ इसने ऑफेंस, इसने इसको मारा, अब ये जाएगा एफआईआर लिखाएगा, ये अपनी स्टोरी लिखाएगा ना, ये अपनी स्टोरी लिखाएगा। इस बंदे की तो कोई बात ही नहीं हुई, इसने अपनी स्टोरी लिखाई यहाँ पे एफआईआर में। तो ये जो कही गई फैक्ट होती हैं, जो एफआईआर में कहे हुए फैक्ट होते हैं, उसका कोई सपोर्ट नहीं होता, उसका कोई एविडेंस नहीं होता, इस वजह से वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। अब लेकिन एफआईआर का यूज़ फिर क्या है? एफआईआर का बस यूज़ इतना है कि वो क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाता है। एफआईआर को यूज़ किया जा सकता है फॉर कोरोबोरेशन अंडर सेक्शन 160 ऑफ बीएसए। कोरोबोरेशन मतलब हम इसे यूज़ कर सकते हैं और भी हमारे पास बहुत सारे एविडेंस होंगे, और अगर वो एक सर्कमस्टेंशियल चेन को मतलब मीट कर रहे होंगे, तो हम एफआईआर को भी, अगर वही स्टोरी बताई गई होगी, तो हम उसे कोरोबोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन हम 48 हम किस लिए कर सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। जो इन्फॉर्मेंट ने हमें एफआईआर की स्टोरी अपनी बताई, इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि कोई भी अगर ऑफेंस होता है उसमें सबसे पहले आप एफआईआर कराते हैं। एफआईआर कौन कराता है? इन्फॉर्मेंट कराता है। एफआईआर आपने कराया, अब इसी इन्फॉर्मेंट का पहले एग्ज़ामिनेशन इन चीफ होगा, फिर इसका जो है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होगा, फिर ज़रूरत पड़ने पर इसका री एग्ज़ामिनेशन होगा। तो एग्ज़ामिनेशन इन चीफ जो है वही पार्टी करती है जिसका विटनेस है, मतलब प्रोसिक्यूशन। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन डिफेंस करता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये प्रोसिक्यूशन और डिफेंस चीफ एग्ज़ामिनेशन करते हैं। ये बहुत ही रेयर पोजीशन में होता है। तो एग्ज़ामिनेशन चीफ में कोरोबोरेट करने के लिए एफआईआर को यूज़ किया जा सकता है। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एफआईआर को यूज़ किया जा सकता है अंडर सेक्शन 14। और एफआईआर सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है इन्फॉर्मेंट का। क्या होता है? कंडक्ट होता है इन्फॉर्मेंट का। सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है किसका? इन्फॉर्मेंट का। मतलब कि भाई ऑफेंस हुआ तो इन्होंने कौन सा एक्ट किया उसके बाद, तो ये दर्शाता है। जैसे एक जगह अगर मर्डर हुआ तो देखने वाले ने जाके एफआईआर करा दी, तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ना, कि कोई चीज़ हुई जो कि फैक्ट इन इशू है कि मर्डर हुआ कि नहीं हुआ, तो फैक्ट इन इशू है, कोई चीज़ का होना फैक्ट इन इशू है और उससे ही ये इन्फ्लिक्टेड है, तो ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट होता है। ठीक है, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर आप समझ गए कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता, इससे कन्विक्शन नहीं हो सकता, एक्विटल नहीं हो सकता, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर कोरोबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन, और इट इज़ रेलेवेंट इन सेक्शन 6 एज अ सब्सिक्वेंट कंडक्ट। नाउ अब बात करते हैं एफआईआर। जब इतनी सारी चीज़ें हम एफआईआर के बारे में जान गए, सो क्या डज़ इट अमाउंट्स टू एनसाइक्लोपीडिया? क्या इसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए? ये क्या एनसाइक्लोपीडिया होती है? मतलब एनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है जिसमें सारी डिटेल्स हों? क्या एफआईआर में सारी डिटेल्स हो सकती हैं?
डिटेल्स होना ज़रूरी हैं। अगर एफआईआर हम अननोन बंदों के लिए खिलाएँ, हमारे पास नाम नहीं है, हम अननोन बंदों के खिलाफ एफआईआर लिखाएँ, क्या एफआईआर नहीं लिखी जाएगी? लिखी जाएगी। हमें एफआईआर ऑफेंस कैसे हुआ हमें नहीं पता, क्या एफआईआर नहीं लिखी जाएगी? लिखी जाएगी। एफआईआर के लिखने के लिए सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को दर्शा दें। आप कोई भी ऑफेंस आपने जो एलिज किया है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और वो उस ऑफेंस की इंग्रेडिएंट्स प्राइमा फेसाई इंग्रेडिएंट्स को आप सेटिस्फाई कर दें। आपकी इन्फॉर्मेशन अगर प्राइमा फेसाई इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाई कर रही है, देन एफआईआर शुड बी लॉज्ड। अब ये एनसाइक्लोपीडिया नहीं होती है। तो अगर हम बेसिक केस पे आएँ, ये तो हम एक बैकग्राउंड देख रहे थे। अगर हम इस केस पे आएँ जो हमने शुरू में आपको केस दिखाया 2025 का, कि क्या ओमिशन टू स्टेट नेम ऑफ द एक्यूज्ड इन एफआईआर इज़ रेलेवेंट फैक्ट, कि एफआईआर में हमने एक्यूज्ड का नाम नहीं बताया। अभी मैंने बताया कि एफआईआर अननोन बंदों के भी खिलाफ हो सकती है। अभी हमने बताया कि एफआईआर में अगर आपको पता नहीं है कि कैसे ऑफेंस हुआ, तब भी एफआईआर होगी, है ना? सिर्फ आपको क्या चाहिए कि आप कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील करें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नेम आपने नहीं बताया, क्या ये रेलेवेंट हो जाएगा? इसमें भी 2 चीज़ें हैं। नॉर्मली ये रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर इज़ नॉट अ एनसाइक्लोपीडिया। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं और एफआईआर वही जो है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाएगी और उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन में डील हो जाएंगी। बट जब कोई ऑफेंस होता है और ऑफेंस को किसी ने विटनेस किया है, ऑफेंस को विटनेस किया है और उस विटनेस ने एफआईआर लिखाई है, जब कोई ऑफेंस होता है, ऑफेंस को कोई ने विटनेस किया है और विटनेस ने एफआईआर लिखाई है और उसने एफआईआर सिलेक्टिवली लिखाई है। कैसे लिखाई है? सिलेक्टिवली लिखाई है। मतलब मान लीजिए ऑफेंस 5 लोगों ने करा, इसने 3 के खिलाफ एफआईआर लिखाई और 2 लोगों को इसने नहीं नामजद एफआईआर नहीं लिखाई। बट अब ये जो ओमिशन है, ओमिशन टू स्टेट 2 एक्यूज्ड नेम्स इन दी एफआईआर, ये रेलेवेंट हो जाएगा। ये रेलेवेंट हो जाएगा। नॉर्मली हम देखें कि एफआईआर एनसाइक्लोपीडिया नहीं होती। अगर एक बंदा है, वो मार्केट जा रहा था, इधर से एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी पे 2 लोग बैठे हुए हैं, इसने इसको जो है इसके पर्स छीन लिया, ये स्नैचिंग का ऑफेंस हो गया। अब ये ना इन लोगों को जानता भी नहीं, तो ये एफआईआर लिखाएगा, इसकी एफआईआर लिखी जाएगी कि नहीं? लिखी जाएगी। चाहे भले ही ये नहीं जानता कि कौन है वो लोग, क्या नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि जाके भाई पता करो कि किसने ऑफेंस किया है, एफआईआर लिखी जाएगी। लेकिन आप जब वहाँ पे मौजूद थे, आपने ऑफेंस को विटनेस किया हुआ है, आप एफआईआर लिखा रहे हैं और आप सेलेक्टिवली एफआईआर लिखा रहे हैं, 2-3 मतलब 2 लोगों को छोड़ दे रहे हैं अपनी मनपसंद के लोगों को। यहाँ पर एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल आता है इक्विटी का प्रिंसिपल आता है कि ही हु सीक इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड। क्या? मस्ट कम विद क्लीन हैंड, कि जो साम्य चाहता है वो सही तरीके से आए, मतलब सही तरीके से आए। अब यहाँ पर आपकी मैलाफाइड इंटेंशन दिखा रही है, आपका ये इंटेंशन दिखा रहा है कि 2 लोगों को आपने हटा दिया और 3 लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर कराई, तो ये आपको मैलाफाइड इंटेंशन दर्शा रहा है कि आप फॉल्सली इम्प्लीकेट करना चाह रहे हैं। भले ही आप ना करने चाह रहे हो, बट ये आपके पार्ट पे एक ओमिशन है और ये रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 9। ये रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 9। अब अंडर सेक्शन 9 में 2 क्लॉज हैं, पहला क्लॉज ए है, दूसरा क्लॉज बी है, तो ये बी के अंदर रेलेवेंट होगा, क्योंकि ये किसी चीज़ के जो रेलेवेंट फैक्ट है हमारा, उसको हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल कर दे रहा है ना? तो ये इम्प्रोबेबल कर दे रहा है, आपने रेलेवेंट स्टेट नहीं करा। तो हमने दोस्तों क्या सीखा कि हमने इस केस के बैकग्राउंड, ये केस तो नॉर्मल ही बात कर रहा था कि अगर हम देखें कि ओमिशन टू स्टेट नेम ऑफ द एक्यूज्ड इन द एफआईआर इज रेलेवेंट और नॉट, तो ये नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होता है कि ओमिशन टू स्टेट नेम ऑफ द एक्यूज्ड इन एफआईआर इज नॉट fatal to the prosecution case unless and until FIR is given by the person who has witnessed the offense। ठीक है, अगर उस बंदे के द्वारा एफआईआर दी गई है जिसने ऑफेंस देखा है और उसने सेलेक्टिवली लोगों के खिलाफ बताया या उसने बताया ही नहीं है, तो ये इससे जो है हमारे पे प्रिजम्पशन रेज होती है कि भैया ये गलत है। ठीक है,
अब इससे फिर हमने बैकग्राउंड देखा कि एफआईआर है क्या, कहाँ दी गई हुई है, कौन लॉन्च कर सकता है, कहाँ लॉन्च हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या है, लॉजिंग ऑफ एफआईआर मैंडेटरी है, अगर हम एफआईआर लॉन्च नहीं करते पुलिस ऑफिसर तो हमारे पास क्या रेमेडी है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। तो अगर हम इन शॉर्ट की बात करें तो इस केस में ओमिशन की बात करी गई थी। अगर हम क्रिप्स की बात करें कि आप क्रक्स इसका क्या समझ सकते हैं कि ओमिशन टू स्टेट नेम ऑफ द एक्यूज्ड इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 9। तो इस केस में कहा गया हाँ, लेकिन समझने वाली बात यह है कि व्हेन इट इज़ गिवन बाय द विटनेस, व्हेन इट गिवन बाय द विटनेस, जिसे हम आई विटनेस कह सकते हैं, है ना, हु हैज़ विटनेस द ऑफेंस, हु हैज़ विटनेस द ऑफेंस एंड ही सेलेक्टिवली लॉज एन एफआईआर अगेंस्ट पर्सन्स, है ना, वो सेलेक्टिवली अगर लॉज करता है एफआईआर अगेंस्ट सम पर्सन तो वो जो है ओमिशन जो है रेलिवेंट होगा, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि एफआईआर इज़ नॉट ए इंसाइक्लोपीडिया। अब एफआईआर इज़ नॉट ए इंसाइक्लोपीडिया मैं इतनी बार कह रहा हूँ, तो ये कौन से केस में कहा गया होगा? ये केस था अमीश देवगन का। अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2020 का। उसमें बोला गया था कि एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। नॉर्मली अगर आप इस केस से सीख कर अगर कुछ जा रहे हैं तो आप ये जानिए कि एफआईआर केवल और केवल क्या होती है, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन किससे देते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इन्फॉर्मेशन देते हैं। किससे देते हैं? पुलिस ऑफिसर को देते हैं। इससे होता क्या है? इससे इससे जो होता है क्रिमिनल लॉ वो मोशन में आ जाता है। अब क्रिमिनल लॉ मोशन में आ जाता है, इससे मतलब क्या? मतलब एक बार एफआईआर जो चरखा होता है ना, एक बार एफआईआर हुई तो ये चरखा जो है चलने लगता है। ये चरखा क्या है? तो चरखे को एक बार अगर आप समझ लें तो बहुत सही हो जाएगा। जैसे एक ऑफेंस हुआ, मैं आपको एक क्रिमिनल ट्रायल बता रहा हूँ। एक ऑफेंस हुआ, ऑफेंस की आपने इन्फॉर्मेशन दी, किसको दी? एक पुलिस ऑफिसर को। पुलिस ऑफिसर अच्छा था, उसने एफआईआर लॉन्च कर दी। अब जैसे ही एफआईआर लॉन्च हुई, आपका क्रिमिनल लॉ मोशन में आ गया। मतलब आपकी पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर आपकी इंक्वायरी होगी, फिर आपका ट्रायल कंक्लूड होगा, तब यहाँ पर हमारा कन्विक्शन हो सकता है और यहाँ पर एक्विटल भी हो सकता है ना। एज अ केस में भी एक्विटल हो सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो माननीय पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। इंक्वायरी कौन करता है? तो माननीय कोर्ट करता है, मतलब मजिस्ट्रेट या जजेस करते हैं। और ट्रायल कौन चलाता है? तो ट्रायल भाई एक तो ऑफेंस पर डील करता है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है। जैसे मर्डर का हुआ तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। और फर्स्ट शेड्यूल में इस डिफ़ाइन कर दिया गया है कि कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है उसका ट्रायल कौन करेगा। तो ये बताया गया है मेजरली, जैसे एनी मजिस्ट्रेट कर सकता है या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकता है। ये सारे फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि कौन ट्रायल कर सकता है। समझना क्या है कि एफआईआर ऑफेंस हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने पुलिस को दी, आप पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी होगी, देन ट्रायल होगा और ट्रायल कंक्लूड होगा किस में? या तो कन्विक्शन में या एक्विटल में। अब इसके बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। आप सेटिस्फाई नहीं हैं कन्विक्शन से या आप सेटिस्फाई नहीं हैं एक्विटल से, आप कहाँ जा सकते हैं? अपील में जा सकते हैं। अपील में जा सकते हैं। अच्छा, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन। अब इन लोगों को देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल है क्या? इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है? एफआईआर से। कब ख़त्म होती है? जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट विच इज़ फाइल्ड अंडर सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस, है ना। पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। पहली क्लोज़र, दूसरी चार्जशीट। पुलिस रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। पहली होती है क्लोज़र और दूसरी होती है चार्जशीट, जिसे कहते हो चालान। क्या कहते हो? चालान कहते हो। क्लोज़र मतलब कि भैया हमारे हिसाब से, पुलिस के हिसाब से कोई ऑफेंस नहीं हुआ है। चार्जशीट मतलब हाँ हुआ है और ये ऑफेंस हुआ है, ये मजिस्ट्रेट साहब देखें। अब इंक्वायरी स्टार्ट होगी। इंक्वायरी कब से स्टार्ट होती है? व्हेनेवर चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड, द स्टेज ऑफ इंक्वायरी इज स्टार्ट, द स्टेज ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट। ठीक है। अब यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कॉग्निजेंस कहाँ लिया जाता है? कॉग्निजेंस 210 में लिया जाता है। 210 में कॉग्निजेंस लेंगे मतलब संज्ञान, मतलब जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ द माइंड हो गया है। आप कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायर करेंगे कि भाई कौन कौन से ऑफेंस हुए हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट इज़ नॉट बाउंड बाय दी रिपोर्ट विच इज़ सबमिटेड बाय दी पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर तो बताएंगे कि 70 ऑफेंस हो गए हैं। क्या 70 ऑफेंस का ट्रायल स्टार्ट करते हैं? नहीं। आपको बिठाला इसलिए गया है कि आपको मतलब मजिस्ट्रेट को इसलिए बिठाला गया है कि वो छांटे
वो छाँटें कि कौन से ऑफेंस हुए हैं, कौन से ऑफेंस नहीं हुए हैं। तो कॉग्निजेंस लेना मतलब संज्ञान लेना इसी बात को प्रमाणित करता है कि मजिस्ट्रेट अपना दिमाग लगाएं कि कौन सा ऑफेंस हुआ है। मान लीजिए 2 ऑफेंस हुए हैं तो आप 2 ऑफेंस के चार्ज फ्रेम करिए। क्या फ्रेम करिए? चार्ज फ्रेम करिए कि भैया अगर मर्डर का ऑफेंस है तो 302 लगा दीजिए, जो आप 100 हो गया, 303 हो गया है ना? या अगर कोई जो है ग्रीवियस हर्ट है या जो भी है, या हर्ट है या असॉल्ट है या क्रिमिनल फोर्स है, ये सारे ऑफेंसेस जो भी ऑफेंस हुए हैं आप उन ऑफेंसेस को चार्ज फ्रेम करिए। और जैसे ही आप चार्ज फ्रेम करते हैं आपकी इंक्वायरी की स्टेज ख़त्म हो जाती है। अब स्टेज शुरू हो जाती है ट्रायल की, और ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल भाई 3 जगह हो सकता है। पहला है कि कोर्ट ऑफ सेशन में, दूसरा है कहाँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट पे, है ना? अब मजिस्ट्रेट कोर्ट पे भी होता है। दूसरा है फिर समरी ट्रायल होता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी 2 प्रकार के होते हैं कि समन केस का ट्रायल अलग होता है और वारंट केस का ट्रायल अलग होता है। समरी ट्रायल होता है कि भैया जल्दी-जल्दी कंक्लूड कर लो, ये भी समन ही केसेस पे बेस्ड होता है मोर और लेस। तो ये ट्रायल की बात है। तो एक जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्रिमिनल लॉ हमारा चलता है और कैसे क्या होता है। हमारी बात तो सिर्फ इतनी थी कि क्या एफआईआर में आपको नाम अगर आपने नहीं बताया तो ये आपके केस को कहाँ तक का, किस हद तक का आपको ये फैटल हो सकता है, ये बात थी। और ये बात हमने डील करी। कौन सा केस था ये? केस हमारा, अगर हम बेसिक पे आ जाएँ इतनी सारी बात करने के बाद, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह 2025 का केस था। कहा गया था कि ओमिशन टू स्टेट नेम ऑफ द एक्यूज्ड इन द एफआईआर इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9 बिकॉज व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड एंड यू हैव विटनेस द ऑफेंस but you selectively lodge an FIR against a person, this shows that you are not come with a clean hand, because we follow the principle that he who seek equity must come with clean hand। तो इस बेसिस पे हमने इसे रेलिवेंट कर दिया। नॉर्मली ये रेलिवेंट नहीं होता बिकॉज FIR इज़ नॉट ए इंसाइक्लोपीडिया। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि बात तो यहाँ पर सिर्फ इतनी थी कि ये रेलिवेंट होता है कि रेलिवेंट नहीं होता। आप सेक्शन 9 को उठा लें और आप फैक्ट ऑफ द केसेस को देख लें, आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। बट हमने कितना डील किया कि रेलिवेंट फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, फिर एफआईआर क्या होती है, कौन लॉन्च कर सकता है, कहाँ लॉन्च हो सकती है, डीले अगर कर दिया तो क्या हो गया, कौन सी क्या मैंडेटरी है लॉजिंग ऑफ एफआईआर, हमने वो भी देखा। हमने ललिता कुमारी की भी देखी, हमने एविडेंशियरी वैल्यू भी देखा और यूज़ ऑफ एफआईआर भी देखा कि कॉरोबोरेशन, कॉन्ट्रडिक्शन और सब्सिक्वेंट एक्ट की तरह होती है। तो ये सारी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखेंगे तो आपका जो है नॉर्मल जो एक जिस्ट होता है वो आपका क्लियर रहेगा, आपके बेसिक मजबूत रहेंगे। सो दिस इज़ माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड follow for more videos. Thank you.